रऊफ हसन साहब, जितनी आपकी मुलाकातें हुई जमीयत के वफूद के साथ, क्या उनके साथ तय पाया आप लोगों का? और अगर मुसव्विदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना तैयार करना है तो वो कब तक होगा, और अगर नहीं तैयार करना तो फिर तायीद व तरदीद किस तरीके से होगी? थैंक यू अजीम साहब, वेरी काइंड ऑफ यू। देखिए, हम मौलाना साहब के साथ हमारी मुलाकातें काफ़ी देर से हो रही हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के सिलसिले में भी उनसे हमारी स्पेसिफिक मुलाकातें हुई हैं और उन्होंने अपना जो मुसव्वदा था उसके मुंदरजात के बारे में हमें ब्रीफ किया था। कोई 4-5 दिन हो गए हैं हमारे उससे डिटेल हमारी बातचीत हुई थी। हम उसके बहुत सारे कंटेंट्स के साथ एग्री करते थे, पर्टिकुलरली जो उनकी रिकमेंडेशन है कि पैरेलल कोर्ट बनाने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में। हमारा ख्याल था कि ये शायद मामला जो है इस तरीके से हल हो सके, लेकिन उस दिन के बाद, उस मीटिंग के दिन के बाद से जो हुकूमती कोalition की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, पर्टिकुलरली पीपल्स पार्टी और PMLN की तरफ से, वो इंतहाई डिस्टेस्टफुल हैं। और इसी तरह से आपने मौलाना साहब का भी जिक्र किया। मौलाना साहब जो हैं, उन्होंने एक आइन की सपोर्ट में, जमहूरियत की सपोर्ट में और इंसाफ की सपोर्ट में और एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी होने की सपोर्ट में जो उनकी कंटेंशन है वो उसके ऊपर कायम है। कल भी मौलाना साहब की भी तकरीर थी, गफूर हैदरी साहब की भी तकरीर थी, इसके अलावा भी मुर्तज़ा साहब ने भी बात की और उन तीनों लोगों ने रीट्रेट किया कि वो जो उनका मुसव्वदा है उसके कंटेंट्स के ऊपर ही आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कोई भी ऐसा मुसव्वदा कबूल नहीं करेंगे जिससे आइन या कानून जो है उसकी हुक्मरानी को गुज़न पहुंचे। जो अनफॉर्चुनेटली लगता है कि जो हुक्मरान तबका है वो वही चाहता है, वो चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ताबे हो जाए, और वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में मफकूद हो जाए, उनके ताबे हो जाए, ताकि वो अपनी पसंद के जजेस लगा सकें, अपनी पसंद के बेंचेस बना सकें और अपनी पसंद के फैसले जो हैं वो उनसे ले सकें। ये हमें भी कबूल नहीं है, बिल्कुल हम JUI के साथ खड़े हैं। दूसरा आपके सवाल का हिस्सा जो है वो है हमारे अपने मुसव्वदे के बारे में। तो चूंकि हम JUI के साथ मिलके इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हीं के मुसव्वदे को बेसिक डॉक्यूमेंट बना के हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब इसकी बात की गई तो हमने ये जो कमेटी है जहाँ ये सारी बातचीत हो रही है, वहाँ हमने कुछ एडिशनल टाइम जो है वो मांगा था, जो कि हमें उन्होंने देने से इनकार कर दिया था, बल्कि उसके ऊपर कुछ थोड़ी सी गर्मी सर्दी भी हुई थी मीटिंग के दौरान। तो अब ऐसा लगता है कि जो तलवार इनके सर के ऊपर लटकी हुई है हुक्मरान तबके के, वो उनको मजबूर कर रही है कि वो फौरी तौर के ऊपर इस अमेंडमेंट को मंजूर करवाएं। तो ये गलत या ठीक तरीके एम्प्लॉय करेंगे। 18 का नहीं है, अब जो नेशनल असेंबली की जो मीटिंग कन्वीन की गई है वो 18 को पहले की गई थी, अब 17 को कन्वीन कर दी गई है और इस कमेटी की मीटिंग जो है वो कल रखी गई है। सो जल्दी है, बहुत जल्दी, इनको पता नहीं किस चीज की जाती है। नहीं, वो जो आप बात कमेटी की मीटिंग की बात कर रहे हैं, इधर बात तो सर इजलास बुलाने की है। इजलास के लिए 18 तारीख इजलास तो बुला लिया गया है जी, मैंने कहा ना कि 17 को बुला लिया गया है। 17 को वो सेनेट का बुलाया गया ना, 17 को नहीं, 17 का नेशनल असेंबली का बुलाया गया जी। अच्छा रऊफ साहब, ये तो हो गया सारा। आप समझते हैं कि मौलाना साहब के साथ जो आप लोगों की बात हुई थी, मौलाना साहब उसी पे खड़े रहेंगे? क्योंकि मौलाना साहब के एजाज़ में कल और बिलावल साहब के एजाज़ में कल मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इशाया रखा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बात पलट जाए? अजीम साहब, पिछले 2 हफ्ते में कितनी मीटिंग्स हुई हैं, कितनी दफ़ा ये लोग जो है वो मौलाना साहब के घर गए हैं, बिलावल साहब भी गए हैं, बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए हैं, सदर साहब भी गए हैं और भी जो वफूद हैं उनके वो गए हैं। क्या मौलाना साहब का स्टांस जो है वो आपको बदलता हुआ नजर आया है? मेरा तो ख्याल है कि वो और ज़्यादा हार्डन हुआ है और ज़्यादा उन्होंने रीट्रेट किया है और ज़्यादा शदीद अल्फाज में बयान किया उन्होंने कि जी हम इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक खाना छोड़े 10 खाने भी हो जाएं, एक मीटिंग छोड़े 10 मीटिंग्स भी हो जाएं, कि वो जो असूली उन्होंने फैसला किया, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें किसी किस्म की वो लचक दिखाएंगे। अच्छा रऊफ हसन साहब, ये बताइए कि उनका इस बारे मौक़िफ़ क्या है कि जो लगाए जाने हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका जो है तकर्रुर जो होगा वो सीनियर मोस्ट 3 में से होगा या सीनियर मोस्ट का होगा या 5 में से होगा? देखिए, एक तयशुदा जो
अमूर होते हैं उनको अगर चेंज करना हो, उनको बदलना हो, जैसे कि आइन में तब्दीली करनी हो अगर तो उसकी वो क्यों ज़रूरी महसूस की जा रही है, उसके मुहरकात बताने चाहिए। एक तरीका है आइनी तरमीम करने का, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ फॉलो नहीं किया गया। इस वक्त जो आइनी तरमीम ये करना चाहते हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हमें समझ में आता है कि ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन को कर्टेल किया जाए, उसकी पावर्स को कर्टेल किया जाए, और पावर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को पास की जाए, और कॉन्स्टिट्यूशनल का कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो प्राइम मिनिस्टर बनाए, और उसके जो बाकी जज साहिबान हैं वो चीफ जस्टिस बनाए। इस तरीके से ये अपनी पसंद के बंदे को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाएंगे, और वो इनकी पसंद का बंदा अपनी पसंद के जजेस को अपनी वहां अपॉइंट करवाएगा। कंसिक्वेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इनकी हाथ में खिलौना बन जाएगी, और वहां से ये अपनी पसंद के फैसले जो है वो करवा सकेंगे। कंकरेंटली जो सुप्रीम कोर्ट है वो एग्जीक्यूटिव के ताबे हो जाएगी, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इस वक्त तक तय है तरीका वो ये है कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बनता है सुप्रीम कोर्ट का। अब ये चाह रहे हैं कि सीनियर तरीन जो 3 जजेस हैं उनमें से एक को चूज जो है वो एग्जीक्यूटिव करेगी, वो प्राइम मिनिस्टर करेगा। इस वक्त जो 2 सीनियर तरीन जज हैं, एक मंसूर साहबा और एक मुनीफ साहब हैं, तो ये इंडिपेंडेंट जजेस हैं। तीसरा जो जज है वो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर इनकी नजर है कि उनको ये चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं। तो ये तमाम ऑब्जेक्टिव जो है ये पर्सन स्पेसिफिक, एजेंडा स्पेसिफिक चेंजेस हैं जो लाना चाह रहे हैं। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं की जाती, नहीं होनी चाहिए। अच्छा रऊफ हसन साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और ये ही राय पाकिस्तान के हर शहरी की है जो पाकिस्तान के साथ मुखलस है, जो पाकिस्तान के आइन को बेहतर देखना चाहते हैं। अब इन्होंने इजलास बुला लिया, ये सारा कुछ कर लेंगे। एक परसेंट, मैं 1% कह रहा हूँ, मौलाना साहब भी मान लें इनके साथ है, फिर भी इनके वोट पूरे नहीं होते। क्या तहरीके इंसाफ के कुछ MNAs राब्ते कट गए हैं उनके साथ, या हम आपके स्कोर पूरे हैं और आपके सेनेटर भी मुकम्मल तौर पे खड़े हैं? देखिए नज़ीम साहब, इस मुल्क में इंसानों की मंडियां तो लगती हैं। अभी जब खान साहब की हुकूमत को डिसमिस किया गया था तो आपको याद है कि सिंध हाउस जो है वो इंसानों की मंडी का मरकज बना था, और वहाँ बड़ी बड़ी बोलियां लगाई गई थी, और वो लोग जो छोड़ के गए थे उस वक्त PTI को, आज वो अपने सियासी जनाजे लिए फिरते हैं, और कोई उनको दफन करने के लिए ज़मीन भी नहीं मिल रही है। अपने लोगों के MNAs और सेनेटर्स के बारे में ये अर्ज़ करूँगा कि हमें पूरा यकीन है उनके ऊपर कि वो PTI के साथ खड़े हैं, PTI के मैनिफेस्टो के साथ खड़े हैं, PTI के हमारे लीडर इमरान खान साहब की विजन के साथ खड़े हैं। हमें यकीन है कि वो नहीं जाएंगे, वो पार्टी के बरखिलाफ कोई वोट नहीं देंगे। लेकिन इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता अजीम साहब। हमारे कुछ लोगों ने ये भी बताया कि 70 करोड़, और एक शख्स ने बताया कि 1 अरब रुपए की उनको ऑफर की गई है। तो अब ये जमहूरियत किस जमहूरियत में ये होता है, किस जिस तरीके से इकबाल अफरीदी साहब ने भी क्लेम किया कि 40 करोड़, उससे पहले असद कैसर साहब ने भी कहा कि मुख्तलिफ लोगों से राबिते हुए हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक क्लेम 1 अरब का भी है। ये जो है जिसकी तरफ से ऑफर की जाती है उसका नाम मंजर आम पे क्यों नहीं आता? आ जाएगा जी, मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा तो हम लोग डिटरमिनेड है कि जी ये जो कुछ हो रहा है, जब इस अपने मंतकी अंजाम तक ये सब कुछ पहुंचता है तो उसके बाद हम चाहेंगे कि एक पेपर जो है वो पब्लिश करें इस सिलसिले में कि किस किस तरीके से इन्होंने लोगों को ख़रीदने की कोशिश की। ये मेरा ज़ाती ऑब्जेक्टिव भी होगा, और मैं थिंक टैंक जो अपना जिसको कि मैं हेड करता हूँ, मैं उसके प्लेटफॉर्म से ये सब कुछ जो है इसको सामने लाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। रऊफ हसन साहब, आज जो हुकूमती अफराद हैं जिनके दावे हैं, और उनका दावा यह है कि हमने 10 का स्कोर जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर से पूरा कर लिया। मैं उनसे बार बार पूछता रहा कि आपके दावे हैं, आपको 4 नाम, 3 नाम या 2 नाम दे दें। उन्होंने कहा जी नाम दे दिए तो आप लोग अपने व्लॉग्स में या अपने प्रोग्रामों में जिक्र कर देंगे, हमारा काम ख़राब हो जाएगा। उन्होंने कहा जी हमारे राब्ते हैं, और जिस दिन हम ये शुरू करेंगे आप देखेंगे जहाँ पे भी किसी को रखा होगा हम उन्हें ले आएंगे। क्या इसमें कोई हकीकत है? तो यहाँ पे रखा होने की बात नहीं है। लोग खुद इनके जो ब्रूटल टैक्टिक्स हैं उनसे भाग के उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया हुआ है। जो आपको पता है कि क्या होता रहा है 2-2.25 साल में, जिस तरीके से लोगों को उठाया गया, उनको टेरराइज किया गया, उनको ब्रूटलाइज किया गया, तो उससे वो बैठ के उन्होंने अपने आप को सिक्योर किया हो। तो ये मुझे नहीं पता कि कैसे उठाएंगे, क्या ये जहाँ वो हैं वहाँ हमला करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से लाएंगे, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस, किस, मुझे बता तो देना। वो तो इस
वक्त उन्होंने तो अपने आप को सिक्योर किया हुआ है, वो तो पब्लिक लाइफ में नहीं है। जो उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी हमें कि जी हमें किसी सिक्योर जगह के ऊपर भेजिए, जो कि पार्टी ने उसका इंतज़ाम किया हुआ है। तो मुझे ये बता दें, मेरा सवाल इनसे ये होगा जी कि वो क्या मेथड्स है जो ये इस्तेमाल करेंगे कि उनको जहां वो हैं वहां से निकाल के ले आएं और उनको ज़बरदस्ती वोट अपने साथ दिलवाएं। ये अच्छा, सिक्योर होने के बावजूद भी रऊफ हसन साहब, मैं एक सेकेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, इनके पास नंबर्स नहीं हैं। अच्छा, सिक्योर होने के बावजूद, बल्कि एक बात और भी मैंने कल भी बयान की थी, ये इनके कुछ लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, आपके साथ पार्टी के भी राब्ते में है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी राब्ते में है, PMLN के भी लोग राब्ते में हैं। और वो खुद बजाते खुद ये लोग जो हैं वो इन तरामीम के खिलाफ हैं, जिस तरीके से ये तरामीम करवाई जा रही हैं उसके खिलाफ हैं। सो मैं ये हमारे बंदों को उठाते कहीं अपने बंदे ना खो दें, उनका ख्याल करें कि वो ज़मीर की आवाज़ के ऊपर, मेरा ख्याल है कि वो इनके साथ नहीं खड़े होंगे वोट देने के लिए। तो डिस्क्वालिफिकेशन की क्लॉज तो फिर सर उनके ऊपर भी आयद होगी। अब देख लें क्या होता है, उनके ऊपर भी आयद होगी। देखिए इलेक्शन जब भी इस मुल्क में होते हैं, अगर ये जो चोरी किया हुआ मैंडेट वो मिलता है तो भी हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है PTI के पास। इलेक्शन करवा के देख लें तो 2/3 क्या 3/4 मेजॉरिटी आ जाएगी। तो इनका फ्यूचर पाकिस्तान में, पॉलिटिकल फ्यूचर लोगों का सिर्फ और सिर्फ अब PTI के साथ है। ये लोग अपनी सियासी मौत मर चुके हुए हैं, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या MUMP हो, ये अपनी सियासी मौत, ये अब सियासी लोग नहीं है बल्कि ये सियासी जनाजे हैं। और ये अपने 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 जनाजों को दफन करने के लिए जगह की तलाश में, जो उनको नहीं मिलेगी, इस जमीन पर नहीं मिलेगी। तो देखिएगा ये किस तरह ये जानवरों की तरह भागेंगे इस मुल्क से, जब ये हालात बदलेंगे और बदलेंगे अनकरीब बदलेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से ये फ्लाइट पकड़ेंगे, भागेंगे।